हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, पुरुष होंगे और सब बिजनेस में उन्नति किए हो। और भाई सब लोग, क्या हाल चाल है? जरा सुनाओ। कल हम लोगों ने जीवन की दंगल के ऊपर एक वीडियो पार्ट वन बनाया था। तो आज उसका पार्ट टू मैं लेके आया। हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार पति हूँ। जाजपुर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो पढ़ाई का तरीका आप लोग मेरे वीडियो से समझते रहोगे। मैं काफी डीप से पढ़ाता हूँ। जहाँ तक इन 2 साल में मैंने जितना तजुर्बा किया है उसके हिसाब से मेरे पास से सीखे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शायद ही उनको कभी दूसरे इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ा है। तो आपको यूएमटी दंगल के ऊपर जो मेरा वीडियो था वो आपको कैसे लगा, अवश्य मेरे को कमेंट करके बताना। लेकिन आप लोगों से मेरा एक शिकायत है कि आप लोग को वीडियो तो देख रहे हो, उसमें से जो भी छोटा मोटा नॉलेज में दे रहा हूँ उसको आप सीख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसमें आपका काफी मेहनत नहीं होता है, या इसमें से आप लोगों को कुछ पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आपका एक कमेंट हो गया या एक लाइक हो गया, एक सब्सक्राइब हो गया, ये अब मेरे लिए टर्निंग का काम करता है। और कमेंट के माध्यम से मुझे इतना तो पता चल जाता है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आप लोग खामोश रहोगे, थोड़ा सा मेहनत नहीं करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आगे क्या चाहिए। जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वहीं से आपको इतना तो जरूर पता चलता रहेगा कि मैं कुछ चीजों को छुपा के नहीं करता। अगर मुझे नहीं देना होगा तो मैं नहीं दूंगा, और अगर मुझे देना है मैं वो सारा चीज दूंगा जो आपके काम में आएगा। यूं कि ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के आपको कुछ कुत्तेबाजी करना पड़े। यहाँ से जो नॉलेज मैं दूंगा वो जिंदगी भर आपका काम। इसलिए रात कर रात में आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत के तौर पर मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा कुछ आस नहीं करता हूँ। बस आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो कर सकते हो ना। इसमें तो आपका कोई भी पैसा खर्चा नहीं होता है ना। तो इतना कंजूसी क्यों है भाई? जब मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए, ताकि हम लोगों के बीच में ये रिश्ता बना रहे। और जब भी मेरे को वक्त मिलता रहेगा मैं ऐसे ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जिसके बदौलत आपका बिजनेस का बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। और बाकी रहा कि पूरे तफसील से हर चीज के बारे में बताना, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जब भी मैं एक रजिस्टर
या एक कैपेसिटर या एक ट्रांजिस्टर या एक डायोड का क्लास करता हूँ, तो एक एक क्लास मेरा 10-10 घंटे का होता है। सिर्फ एक बेसिक कंपोनेंट में मेरा जो क्लास होता है वो 10-10 घंटे का होता है। तो पूरा अगर डीप नॉलेज से सीखना है तो आप अपना क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, दुनिया में अपने आप को एक बेहतरीन मैकेनिक साबित कर सकते हो। और शेयर में इसलिए कहता हूं करो, ताकि उन स्टूडेंट्स के पास हमारा ये वीडियो पहुंचे जिनके पास सीखने का कोई जरिया नहीं होता है, या तो पैसा नहीं होता है, या तो जो सारा टूल्स की जरूरत है वो नहीं होता है। इसलिए आप देखने के साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंचे सही मायने में जिनको इसकी बेहद जरूरी होता है। आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, इसमें कोई भी पैसा आपका खर्चा नहीं है। और हर महीने का 10 तारीख या 15 तारीख के बीच में मेरा एक नया बैच शुरू होता है, ऑनलाइन का है। और इसमें मैं कंप्लीट कोर्स भी जारी करता हूँ, करवाता हूँ, बेसिक कंपोनेंट से लेकर बेसिक हार्डवेयर, एडवांस हार्डवेयर, और बेसिक सॉफ्टवेयर से लेकर एडवांस सॉफ्टवेयर तक मैं सारा कवर करता हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपके मानक में खरा उतर सकता हूँ, यानी कि मुझसे आप अगर पढ़ाई करके अपने नॉलेज को और शार्प कर सकते हो, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलो, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे। जहां कल हम लोग रुके थे यूएमटी डंबल के सीक्रेट्स के ऊपर, जो सारे टैब्स है उनका क्या क्या नाम होता है, उसके बारे में हम लोग आज का वीडियो को फिर से चालू करते हैं। तो चलो, यहाँ से सिंपल हम क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं स्क्रीन को। और ये रहा हमारा वही पीडीएफ, जिस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक चीज की जानकारी देता हूँ। तो यहाँ से कल हम लोग रुके थे एंटी क्रैक इन्फो। हालांकि ये एंटी क्रैक इन्फो होता क्या है, यहीं से कारवा को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको दिखा देते हैं। यूएमटी डंगर, ये मीडिया टेक का इंटरफेस है। और इस मीडिया टेक इंटरफेस में ये यहाँ पर जो लिखा है एंटी क्रैक इन्फो, तो ये किस किस वजह से इसके अंदर दिया गया है, उसकी जानकारी हम यहाँ से लेते हैं। चलो पढ़ते हैं, एंटी क्रैक इन्फो क्या है ना। एंटी क्रैक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम या प्रोडक्ट जो किसी चीज में क्रैक्स या दरार या फटने को होने से रोके, या उन्हें ट्रीट करे, या उन्हें ट्रीट करे। मोबाइल में एंटी क्रैक प्रोटेक्शन होता है जो इलीगल हैकिंग या सॉफ्टवेयर चेंज को रोकता है। सॉफ्टवेयर में इसे प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ताकि प्रोग्राम को इलीगली क्रैक ना किया जाए। तो कभी कभी हम लोग गलत सलत फाइल डालने के बाद मोबाइल में यही ऑप्शन उभर के आता है, एंटी क्रैक। जब वही एंटी क्रैक आपके मोबाइल में आ जाए तो आप यहाँ से घबरा जाते हैं। तो कर तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, फ्लैश मोड में आना है। मोबाइल को फ्लैश मोड में कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ से एंटी क्रैक इन्फो को दबाओ। तो जिस वजह से आपका ये प्रॉब्लम आया रहेगा, उसका सलूशन हो जाएगा। ये एक बेहतरीन टैब है यूएमटी डंगल के अंदर, और शायद ही आप लोगों को इसके बारे में पता होगा।
तो ये एक रेयर केस होता है। जब रेयर केस होता है तो तुम लोगों के समझ के ये बाहर हो जाता है। करे तो क्या करें, यहाँ से इस वीडियो को देखो, और अगर आपके मोबाइल में एंटी क्रैक जैसा सिचुएशन आए या एरर आए तो सिंपल यहाँ से एंटी क्रैक इन्फो को दबाओ, और दबाने के बाद अपना मोबाइल में जो परेशानी है उसको खत्म करो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है MEID। कल हम आप लोगों को बताया था IMEI क्या है, ESN क्या है, NVRAM क्या है, NV डाटा क्या है, QCN क्या है, इसके बारे में कल बताया था। तो उसी तरह MEID एक ऑप्शन होता है मोबाइल में। क्या होता है? MEID का फुल फॉर्म होता है मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर। ये एक यूनिक 14 डिजिट कोड होता है जो खासतौर पर CDMA फोन, जैसे कि कुछ ओल्ड रिलायंस BSNL या वेरिजन फोन होते हैं, उनकी पहचान के लिए किया जाता है। जैसे हम लोगों का GSM फोन में IMEI होता है, उसी तरह CDMA फोन में ये MEID होता है। फिलहाल जमाना बदल चुका है और CDMA फोन का दौर जा चुका है। अभी भी गांव देहात में हम लोगों के पास जहां इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग अभी भी डाटा डोंगल का यानी कि डाटा कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि CDA में होता है। तो उनमें अगर MEID गायब हो जाए, जैसे हमारे मोबाइल में IMEI गायब होने पर हमारा नेटवर्क चला जाता है, तो उसमें MEID गायब होने पर डाटा कार्ड में भी नेटवर्क गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट को सर्फिंग नहीं कर पाते। तो ये पुराना हो गया है, इसके ऊपर इतना चर्चा नहीं करते हैं। खाली समझ जाते हैं ये है क्या चीज। MEID का काम क्या होता है? हर मोबाइल फोन का अपना एक MEID नंबर फोन होता है जो उस डिवाइस का यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यह नंबर डिवाइस के अंदर फिक्स होता है, इसे डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये करप्ट हो सकता है, करप्ट होने के बाद इसको रिपेयर किया जा सकता है। जब भी कोई CDMA नेटवर्क पर डिवाइस कनेक्ट होता है तो सिस्टम MEID रीड करके फोन को वैलिडेट करता है। MEID IMEI की तरह है, बस IMEI ज्यादातर GSM फोन में होता है और MEID CDMA फोन के लिए स्पेसिफिक होता है। MEID का स्ट्रक्चर क्या है? MEID 14 अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि इसमें डिजिट और नंबर और दोनों होते हैं। अक्सर फोन में MEID नंबर चेक करने के लिए डायलर पे *#06# डायल किया जाता है। जरूरी बातें क्या है? IMEI और MEID दोनों फोन को ट्रैक, ब्लॉक और वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी को नेटवर्क पे पहचान एक्टिवेट करवाना हो तो कई बार MEID या IMEI देना जरूरी होता है। ये बात को जरा समझो। क्या है कि जब भी हम मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डालते हैं तो सिम कार्ड के अंदर कुछ यूनिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि ICC IDD नंबर, ESN नंबर और MEID नंबर। तो इस तरह का जो नंबर होता है ना, तो IO लाइन्स के माध्यम से यही नंबर CPU क्या करता है, बेस स्टेशन को भेजता है। बेस स्टेशन कहने का मतलब मोबाइल टावर को भेजता है। मोबाइल टावर के अंदर जब यही नंबर जाता है तो इस नंबर को वो अपने डाटाबेस में मिलाता है। जब उसकी डाटाबेस में ये नंबर मिल जाता है तभी जाके तुम्हारा मोबाइल फोन उस नेटवर्क के साथ रजिस्टर होता है। जब रजिस्टर होता है तभी वो नेटवर्क प्रोवाइडर जो होता है आप लोगों की मोबाइल में नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं। और अगर उसके डाटाबेस में ये नंबर नहीं मिला तो आपके मोबाइल में एक मैसेज दिखता है, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल, जिसके वजह से आप लोग उस नेटवर्क के साथ जुड़ नहीं पाते हो और आपका फोन विदाउट नेटवर्क यानी कि नो नेटवर्क, इमरजेंसी कॉल
और नो सर्विस में चला जाता है। इस तरह एमईआईडी के एशिया ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो सीडीओ में मोबाइल फोन की असली पहचान और सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। इसके बाद आते हैं ईएफएस। ईएफएस क्या होता है? ईएफएस का फुल फॉर्म है एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, जनरल टर्म। ये जनरल टर्म होता है एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग और फ्लैशिंग के कंटेक्स्ट में ईएफएस का मतलब एक तो इम्पोर्टेंट फाइल सिस्टम होता है, पार्टीशन होता है, जो फोन की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी कि नेटवर्क का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मोबाइल में ईएफएस क्या होता है? ईएफएस पार्टीशन है जो स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज में होता है। इसमें एमईआई नंबर, वायरलेस डिवाइस की आइडेंटिटी जैसे एमईआईडी सीरियल नंबर, वाईफाई मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जैसे इंपोर्टेंट डाटा स्टोर होता है। ये डाटा अगर करप्ट या डिलीट हो जाए तो फोन का नेटवर्क सिग्नल चला जाता है या आईएमईआई इनवैलिड डैमेज हो सकता है। ईएफएस की क्या इंपोर्टेंस होता है? ईएफएस का बैकअप लेना फ्लैशिंग या सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले बहुत जरूरी होता है। अगर ईएफएस करप्ट हो जाए तो फोन का सिम, कॉलिंग, डाटा या नेटवर्क काम नहीं करता है। हालांकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो मीडिया टेक के ऊपर पढ़ रहे हैं, और ईएफएस जो होता है वो मीडिया टेक का नहीं होता है, वो क्वालकॉम का होता है। अगर यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद अगर मैं क्वालकॉम का प्लेटफॉर्म को खोलूँ जो कि अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फेयर के नाम से जाना जाता है, इसको अगर यहाँ से मैं ओपन करूँ तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये फ्लैश क्या होता है। हालांकि मुझे बहुत सारा जुकाम हो गया है, जुकाम की वजह से मेरा नाक बह रहा है, पानी गिर रहा है, मैं बीच बीच में इसे पानी को साफ कर रहा हूँ। माफ करना दोस्तों, ऐसा होता है। अब यहाँ पर जरा इस इंटरफेस को देखो। इस इंटरफेस में मीडिया टेक की तरह अब बहुत सारा पार्टीशंस हो गए, बहुत सारा टैब होता है। इन टैब के अंदर अगर हम रिडंडेंट टूल जैसे टैब में जाते हैं तो यहाँ पर इन सारे टैब को तुम लोग अच्छे से देखो, सारे टैब को अच्छे से तुम देखो। और सिक्योरिटी फंक्शन के अंदर आओ, अगर यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो रीसेट ईएफएस और रिस्टोर ईएफएस, बैकअप ईएफएस, यानी कि क्वालकॉम मोबाइल का जो नेटवर्क का सिक्योरिटी डाटा होता है वो इसी ईएफएस पार्टीशन के अंदर होता है। इसीलिए अगर किसी क्वालकॉम मोबाइल को तुम काम करने जा रहे हो, फ्लैशिंग करो, सॉफ्टवेयर करो, लॉकिंग अनलॉकिंग करो, पिन पासवर्ड, पिन पैटर्न पासवर्ड तो ये करो, कुछ भी करो, ये एक यूनिक चीज होता है। अगर गलती से हमारा फोन काम करते वक्त किसी वजह से डेड हो जाए या नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू आ जाए तो वहां से इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल व्यापार होता है। इसलिए अगर मोबाइल को कुछ काम करने से पहले इन तरह का इम्पोर्टेंट फाइल्स को अगर हम बैकअप लेके किसी जगह में सेव करके रख लेंगे तो काम करने के बाद अगर उसमें नेटवर्क का कोई इश्यू आ जाए तो वहां से हम इस फाइल को दोबारा उस मोबाइल के अंदर रिस्टोर करके दोबारा नेटवर्क को जिंदा कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है ईएफएस। तो आगे बढ़ते हैं। ईएफएस का इम्पोर्टेंस क्या है? ईएफएस एक का बैकअप लेना फ्लैशिंग या सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले बहुत जरूरी है। अगर ईएफएस करप्ट हो जाए तो फोन का सिम, कॉलिंग, डाटा या नेटवर्क नहीं काम करेगा। तो रिपेयरिंग टूल से ईएफएस बैकअप रिस्टोर करके फोन को फिर से नेटवर्क पे एक्टिव किया जा सकता है। ईएफएस चेक और बैकअप कैसे करें? एडवांस टूल
या कस्टम रिकवरी TWRP EMT से EFS का बैकअप बनाया जा सकता है। और कैसे बैकअप किया जाता है मैंने अब तुम लोगों को दिखा दिया। सिंपल यहाँ से QC पेयर को टैब को खोलो, EDL मोड में मोबाइल को कनेक्ट करो, EDL मोड इमरजेंसी डाउनलोड, इस मोड में कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी टैब में आओ, सिक्योरिटी टैब को ओपन करो और यहाँ से बैकअप EFS को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करो। इतना करने पर ये उस मोबाइल का जो एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम होता है उसको ये रीड करेगा, रीड करके सुरक्षित करके रख लेगा। जब भी हम उस फोन को जिसका हमने EFS बैकअप लिया उस फोन को हम काम करते हैं तो काम करते वक्त अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से उसका नेटवर्क सिस्टम बिगड़ जाए तो इस फाइल को रिस्टोर करके दोबारा नेटवर्क को एक्टिव कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम हमसे गलती हो गया EFS हमारा खराब हो गया तो मोबाइल दोबारा बनेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोबारा बनेगा और उसका बनने का तरीका अलग अलग होता है। उसके लिए कुछ पेड़ फाइल्स की जरूरत होता है, उन पेड़ फाइल्स को खरीदना पड़ता है, फिर वो एक लंबा सफर है। तो हम लंबा सफर में जाएंगे क्यों, कीचड़ में पांव डालेंगे क्यों, फिर पांव को धोएंगे क्यों। उससे पहले हम सिंपल सी इसका EFS को बैकअप ले लेंगे और काम करेंगे बिंदास। अगर नेटवर्क में इशू आया इसको दोबारा रिस्टोर कर देंगे, काम तमाम, हमारा खेल खत्म, काम हो गया। एडवांस टूल या कस्टम रिकवरी TWRP UMT से EFS का बैकअप बनाया जा सकता है। कई सैमसंग और क्वालकॉम टूल में EFS रिपेयर, वाइप या रिस्टोर ऑप्शन होता है। EFS पार्टीशन मोबाइल की डिजिटल आइडेंटिटी के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका बैकअप हमेशा सेफ रखना चाहिए ताकि जब भी फोन फ्लैश या कोई बड़ी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आए तो फोन को नेटवर्क पर फिर से रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा इसके अलावा कि अगर क्वालकॉम की बात करें तो क्वालकॉम में और भी एक इम्पोर्टेंट फाइल होता है जिसको हम लोग क्यूशियन के नाम से जानते हैं। क्यूशियन का मतलब होता है क्वालकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क, है जो क्वालकॉम चिपसेट वाला स्मार्टफोन में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और कैलिब्रेशन डाटा स्टोर करता है। क्यूशियन फाइल क्या है? क्वालकॉम फोन के लिए क्यूशियन एक बाइनरी फाइल है जो डिवाइस को नेटवर्क सेटिंग, कैलिब्रेशन डाटा और रेडियो कॉन्फ़िगरेशन पे रखता है। इसमें IMEI, रेडियो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स, नेटवर्क बैंड सेटिंग और एंटेना कैलिब्रेशन जैसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर और नेटवर्क बैंड, ये बहुत लंबा टॉपिक है, बस इतना बता देता हूँ कि 2G है तो 850 900 मेगाहर्ट्ज में काम करता है। 3G 4G है तो 1800 1900 2100 इसमें काम करता है। अगर 5G है तो 2300 2500 2700 3800 इस तरह का नेटवर्क बैंड फ्रीक्वेंसी में काम करता है। बैंड 1, बैंड 3, बैंड 5, बैंड 8, बैंड 28, बैंड 39, 40, 41 और इस तरह का जो बैंड नंबर होता है इसमें फ्रीक्वेंसी और टेक्नोलॉजी अलग अलग होता है। तो ये सारा चीज जो है वो क्यूसीएन फाइल के अंदर होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो किसी भी अगर क्वालकॉम मोबाइल को हम काम करते हैं तो काम करने से पहले इन इम्पोर्टेंट फाइल को
रीड करके रख लेंगे। तो इसी क्यूसीफायर रैम में जाते हैं और यहाँ से सिक्योरिटी फंक्शन में जाते हैं और यहाँ पर बैकअप क्यूसीएन और रिस्टोर क्यूसीएन ये एक ऑप्शन है। यहाँ से सिंपल हम बैकअप क्यूसीएन को करते हैं और बैकअप क्यूसीएन करने के बाद यहाँ से हम एग्जीक्यूट बटन को दबाएंगे। एग्जीक्यूट बटन दबाने से पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर हमें ईएफएस बैकअप लेना है तो हमें मोबाइल फोन को इमरजेंसी डाउनलोड मोड में लगाना है, यानी कि ईडीएल मोड। और अगर हमें आईएमईआई रिपेयर करना है, क्यूसीएन को बैकअप लेना है, तो फोन फोन को हमें डायग्नोस्टिक मोड पे लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे मोबाइल में डायग्नोस्टिक मोड को चालू करने के लिए कुछ कोड्स होते हैं, उन कोड्स के माध्यम से हम डायग्नोस्टिक मोड को ऑन कर सकते हैं। कुछ में कोड काम नहीं करता है तो उस तरह का मोबाइल में हम कमांड के माध्यम से, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर में सीएमडी टैब होता है, उस सीएमडी टैब में कुछ कमांड्स दे के हम टैब मोड को, यानी कि डायग्नोस्टिक मोड को ऑन कर सकते हैं। या तो अगर हमारे मोबाइल ऑन है तो एडीबी मोड, यानी कि एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज इस मोड को ओपन करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इस यूएमटी टूल के माध्यम से एनाबल डियाग हम कर सकते हैं। एनाबल डियाग हम कर सकते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक पोर्ट को इनाबल कर सकते हैं। इनाबल होने के बाद ही हम आईएमईआई का रिपेयर, आईएमई का रिस्टोर, आईएमई का रिबिल्ड और बैकअप क्यूसीएन और रिस्टोर क्यूसीएन इस तरह का काम को कर सकते हैं। मैं जितना भी यहाँ पर बताया ये सभी कुछ आपका एक क्वालकॉम चिपसेट के अंदर नेटवर्क रिलेटेड सारे चीजें होते हैं। तो कोई मोबाइल हमारे पास आया है, उसमें नेटवर्क का इशू है और हम सीधा डब्ल्यूटीआर या ट्रांसीवर आईसी, सीपीयू या इस तरह का आरएफपीए हो गया, हमारा एफडीआईसी हो गया, इस तरह का चीज के ऊपर धावा बोलने से पहले सबसे पहले हम मोबाइल के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम चेक करेंगे। हमारा रेडियो पोजीशन क्या है, वोल्टी प्रोविजन क्या है, रेडियो ऑन है या ऑफ है। और अगर सॉफ्टवेयर में इशू रहेगा तो हम मोबाइल का सारा कंपोनेंट्स को भी अगर बदल डालेंगे तब भी हमारा काम नहीं बनेगा। अगर मोबाइल में हम 100 तरह का फ्लैश फाइल लोड कर देंगे तब भी हमारा काम बनेगा नहीं। ये छोटा सा काम क्यूशियन बैकअप रिस्टोर अगर हम कर देंगे तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क वापस लाइव हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान से याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इसमें आईएमईआई, रेडियो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स, नेटवर्क बैंड सेटिंग और एंटीना कैलिब्रेशन जैसे इंपोर्टेंट डाटा है। अगर फोन का क्यूसीएन फाइल करप्ट या डिलीट हो जाए तो फोन और नेटवर्क सिग्नल इशू करता है या नेटवर्क सर्विस लॉस्ट हो सकता है। क्यूसीएन का यूज क्यों जरूरी है? फोन फ्लैश करने या रिपेयर करने के बाद अगर नेटवर्क खराब हो जाए तो ओरिजिनल क्यूसीएन फाइल को रिस्टोर करना होता है। आईएमईआई रिपेयर करने के लिए भी क्यूसीएन फाइल की मदद लेना होता है, खासकर क्वालकॉम डिवाइस में। क्यूसीएन का बैकअप और रिस्टोर करने का एक सेफ मेथड होता है ताकि नेटवर्क और सिग्नल की प्रॉब्लम ना हो। क्यूसीएन बैकअप रिस्टोर कैसे करें? यूएमटी टूल या कोई क्वालकॉम का स्पेशलिस्ट टूल से क्यूसीएन रीड यानी कि बैकअप और राइट यानी कि रिस्टोर किया जा सकता है। ये काम हम यूएमटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये काम क्वालकॉम
कंपनी का जो अपना सॉफ्टवेयर होता है, यूपीएसटी, यूएफआईएल, तो इनके माध्यम से भी हो सकता है। तो उनके माध्यम से करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स में परिवर्तन करना पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज चाहिए, वरना वो फ्री के टूल में हम इसको नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरह का काम करना है तो आप लोगों को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जब एक्सपर्ट बनोगे तो एक पैसा भी खर्चे किए बगैर ये सारा काम को फ्री के टूल के माध्यम से भी तुम कर सकते हैं। ईएमटी टूल या कोई क्वालकॉम स्पेशलिस्ट टूल से क्यूसेल रेट बैकअप राइट रिस्टोर किया जा सकता है। यह प्रोसेस टेक्निकल होता है, इसलिए ध्यान से करना चाहिए। क्यूसेल फाइल का क्वालकॉम डिवाइस में नेटवर्क और रेडियो ऑपरेशन को सही चलाने के लिए एसेंशियल होता है, और इसका बैकअप रखना मोबाइल सर्विसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आते हैं जीएसएम। सबसे खास चीज है हम लोगों के लिए आजकल के जमाने में। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये एक डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो 2G नेटवर्क के लिए डेवलप किया गया था। जीएसएम मोबाइल फोन और सेलुलर नेटवर्क में यूज होता है, जो वॉइस कॉल, एसएमएस और डाटा सर्विस को प्रोवाइड करता है। जीएसएम की खास बातें क्या है? जीएसएम नेटवर्क एरिया को छोटे छोटे सेल में डिवाइड करता है। आज एक सवाल करता है, हम लोग मोबाइल को कहते हैं एसएल फोन, मोबाइल को हम लोग सेल फोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस लाइन से समझो। जीएसएम नेटवर्क एरिया को छोटे छोटे सेल में डिवाइड करता है। जब छोटे छोटे सेल में डिवाइड होता है तो इन सेल में से मोबाइल जो है नेटवर्क को पिक करता है। इस वजह से मोबाइल को सेल फोन कहा जाता है। यहाँ सेल का मतलब कतई बैटरी नहीं है, जिसे फ्रीक्वेंसी एफिशिएंट तरीके से यूज होता है। ये टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि टीडीएम टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी बैंड को डिफरेंट टाइम स्लॉट में बांटा जाता है ताकि मल्टीपल यूजर को एक ही फ्रीक्वेंसी चैनल का यूज कर सके। जीएसएम 850, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 1900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता है। नेटवर्क में सिक्योरिटी के लिए ऑथेंटिकेटर, ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन यूज होता है। जेसन फोन में सिम कार्ड होता है जिसमें यूजर की आइडेंटिटी और नेटवर्क के परमिशंस और स्टोर होते हैं। जेसन का फायदा क्या है? इंटरनेशनल रोमिंग को सपोर्ट करता है, मतलब अलग अलग कंट्री में एक सिम कार्ड चलता है। हालांकि रोमिंग के लिए हमें इंटरनेशनली उसको पैसा देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ्री में हमारा, जैसे हिंदुस्तान भर में रोमिंग होता है या किसी अलग कंट्री में अपने देश में रोमिंग होता है, उसमें जब पैसा लगता नहीं है। लेकिन एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में जाए तो वहां से हमें रोमिंग के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। वॉइस क्लैरिटी अच्छी होती है, सिमुलेशन और वॉइस डाटा यूज कर सकते हैं। लो पावर कंजप्शन वाले फोन में बना सकते हैं। जीएसएम का कुछ खामियां भी है। क्या खामियां है? मल्टीपल यूजर के होने पर बैंड स्विच शेयर होता है, जिसमें ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस आ सकता है। कभी कभी तुम लोग देखे होंगे कि जीएसएम में कॉल करते हैं तो कॉल जो है डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि मैं कॉल किसी को लगाता हूँ, किसी और ने इसका जवाब देता रहता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है ना, आ, अगर कंज्यूमर ट्रैफिक हो गया ना, ज्यादा कंज्यूमर हो गया, तो जब भी हम कॉल लगाते हैं तो दो उधर से मैसेज आता है, सारे लाइनें व्यस्त है, कृपया अगर आपका कॉल कनेक्ट होने तक इंतजार करें। तो इस तरह का मैसेज आता है। इसमें ये एक बड़ी बात है। मल्टीपल यूजर को होने पर बैंड स्विच शेयर हो जाता है, जिसे ट्रांसमिशन में इंटरफेस से आ सकते हैं। एडवांस नेटवर्क नेटवर्क एडवांस नेटवर्क 3G 4G 5G के आने के बाद इसका यूज कम हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगह ये यूज होता है। गांव देहात में जाओ तो सबसे ज्यादा जीएसएम होता है, वहां पर 3G 4G 5G का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि 3G 4G 5 का जो कवरेज होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होता है। जबकि अगर 2G की बात करें तो ये 10-10 किलोमीटर तक एक ही टावर तुम्हें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जीएसएम ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो दुनिया भर के मोबाइल कम्युनिकेशन के
बेस बना है और आज भी कई कंट्रीज में इसका यूज होता है। इसके बाद आते हैं सिम कार्ड। सिम कार्ड क्या है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये एक छोटा सा रिमूवेबल स्मार्ट कार्ड होता है जो मोबाइल फोन्स और कंपेटेबल डिवाइस में यूज होता है। जैसे कि हमारा यूएमटी में यहाँ पर अभी यूज हुआ है एक सिम कार्ड, जिसके माध्यम से हम यूएमटी सर्वर के साथ जुड़ सकते हैं। सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पर यूजर की पहचान करवाता है और नेटवर्क एक्सेस के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सिम कार्ड के मुख्य काम क्या है? सिम कार्ड में इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यानी कि आईएमईआई आईएमएसआई होता है, जो यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये फोन नंबर, नेटवर्क ऑथराइजेशन डाटा, पर्सनल सिक्योरिटी की पिन और पीयू के पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीयू के पिन, अनब्लॉकिंग नंबर, कोड स्टोर होते हैं। सिम की मदद से यूजर मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है, कॉल्स करता है, एसएमएस भेजता है और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। सिम कार्ड की वजह से यूजर को अपने नेटवर्क प्रोफाइल के साथ फोन चेंज कर सकता है। बस सिम कार्ड को निकाल के नया फोन में लगाकर अपना काम को अंजाम दे सकते हैं। सिम कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड सिम होता है, जो सबसे पहले 2G फोन में बड़ा बड़ा सिम कार्ड लगता था, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर माइक्रो सिम कार्ड आया, फिर नैनो सिम कार्ड आया, फिर ई सिम यानी कि एम्बेडेड सिम का, फिर नैनो सिम आया, फिर इसके बाद ई सिम आया। और ई सिम जो होता है एम्बेडेड सिम, जो डिवाइस के अंदर परमानेंट होता है, यानी कि इसको एक नंबर को रजिस्टर कर दिया जाता है मोबाइल के अंदर। सिम कार्ड टेलीकॉम नेटवर्क के लिए यूजर की डिजिटल आइडेंटिटी होता है। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, उसी तरह मोबाइल के अंदर ये हमारा डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो नेटवर्क ऑथेंटिकेशन और कनेक्शन के लिए जरूरी होता है। फिर देखते हैं आईएमईआई क्या है। आईएमई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक यूनिक 15 से 17 डिजिट का नंबर होता है, जो हर मोबाइल फोन को ग्लोबली आइडेंटिफाई करता है। आईएमईआई क्या काम करता है? आईएमईआई नंबर फोन का डिवाइस आइडेंटिटी होता है, सिम कार्ड से अलग होता है। जब आपका मोबाइल सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो नेटवर्क आईएमईआई को चेक करता है कि डिवाइस वैलिड है या वैलिड नहीं है। अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो आईएमईआई नंबर को ब्लैक लिस्ट करके नेटवर्क से ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे फोन का यूज करना मुश्किल हो जाता है। आईएमईआई में डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, मॉडल और सीरियल नंबर क्या है, ये सब एनकोड होता है। आईएमईआई कैसे चेक करें? मोबाइल में डायल करो ***06#, डालने पर आईएमईआई नंबर दिखने लगता है। फोन के बैटरी कंपार्टमेंट या डिवाइस सेटिंग्स में भी आईएमईआई नंबर मिल सकता है। जरूरी बातें क्या है? डुअल सिम फोन में दो अलग अलग आईएमईआई नंबर्स होते हैं और आईएमईआई नंबर यूजर का नहीं, डिवाइस का होता है। तो सिम चेंज करने से आईएमईआई बदलता नहीं है। आईएमईआई सिक्योरिटी रीजन, ट्रैकिंग और डिवाइस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईएमईआई नंबर मोबाइल फोन की यूनिक डिजिटल आईडी होता है, जो डिवाइस को नेटवर्क पर ऑथेंटिकेट और आइडेंटिफाई करता है। 2G 3G 4G 5G ये सब क्या है? 2G 3G 4G 5G मोबाइल नेटवर्क की अलग अलग पीढ़ियां यानी कि जेनरेशन होते हैं, जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को दिखाते हैं। ये हर जनरेशन में अपने स्पीड और लैटेंसी और कनेक्टिविटी फीचर्स में आगे बढ़ी है।
2G क्या होता है? सेकंड जनरेशन। स्पीड क्या होता है? 14.4 kbps से लेकर 217.6 kbps। हंसी लगता है, मजाक लगता है जब हम लोग अभी जीबीपीएस की बात करते हैं, तो वहां पर केबीपीएस की बात करना एक मजाक लगता है। फिलहाल ये समझ लो, आज से 20 साल पहले यही 14-15 केबी इंसान के लिए बहुत, मतलब बहुत बड़ा चीज होता। फीचर: डिजिटल वॉइस कॉल और एसएमएस सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी: जीएसएम एंड सीडीएम। यूजेस क्या होता है? बेसिक वॉइस कॉल्स, एसएमएस और थोड़ा सा डाटा ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज होता था। लिमिटेशन: लो डाटा स्पीड होता है, सिर्फ बेसिक इंटरनेट को हम चला सकते हैं। फिर आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन यानी कि 3G आया। जब 3G आया तो 3G में स्पीड आ गया 384 kbps से लेकर 2 मेगाबाइट्स, 2 मेगाबाइट्स तक। और आइडियल कंडीशन में ये 3.36 Mbps तक भी जा सकता है। फीचर क्या है? मोबाइल इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल टीवी, सोशल मीडिया ऐप्स के लिए ये सुइटेबल हो गया। जहाँ केबी किलोबाइट्स और जहाँ एमबी मेगाबाइट्स, ये जब 1000 गुना यहाँ से तेज हो जाता है तो मोबाइल को इस्तेमाल करने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करता है? यूएमटीएस, HSPA, CDMA 2000, ये इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। यूज इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो कॉलिंग, मीडिया एप्लीकेशन, इसके लिए ये इस्तेमाल हुआ। फ्रीक्वेंसी बैंड 850, 900, 1900, 2100 मेगाहर्ट्ज में ये इस्तेमाल हुआ। इम्प्रूव्ड नेटवर्क कवरेज और बेटर वॉइस क्वालिटी दे रहा है। 3G में अगर हम देखते हैं, कवरेज, नेटवर्क कवरेज और बेटर वॉइस क्वालिटी दिया। फिर यहाँ से चलते हैं 4G पे। 4G क्या है? फोर्थ जनरेशन। स्पीड 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक। फीचर क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट, एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग, वोल्टी यानी कि वॉइस ओवर LTE, गेमिंग, क्लाउड सर्विस, इसका इस्तेमाल हमको मिलना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल किया? इसने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। कहाँ इस्तेमाल होता है? फास्ट डाटा, स्मूथ एप्स एक्सपीरियंस, HD स्ट्रीमिंग, हाई डेफिनेशन, वीडियो कॉल, वीडियो गेम, इस तरह का स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल्स। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल हुआ वो 700 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2600 मेगाहर्ट्ज। IP बैंड यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क इसमें आ गया, जिसको हम लोग वोल्टी कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड ये डाटा हो गया। लो लेटेंसी यानी कि डिले का जो टाइम होता है ना, इसमें बहुत कम हो गया। और बेटर कवरेज हमको मिलने लगा। इसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन में यानी कि 5G में। स्पीड 2 Gbps से लेकर 20 Gbps तक। फीचर क्या है? अल्ट्रा फास्ट स्पीड, एक्सट्रीमली लो लेटेंसी, लेस देन 1 माइक्रोसेकेंड, मैसिव IoT डिवाइस यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस, कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस व्हीकल में ये सपोर्ट करने लगा। टेक्नोलॉजी क्या है? सब 6 GHz या माइक्रो, सॉरी, मिलीमीटर वेव। कहाँ इस्तेमाल होता है? रियल टाइम एप्लीकेशन, AR और VR, स्मार्ट डिवाइस, अल्ट्रा HD वीडियो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। और ये AR VR क्या है? चलो, एगुमेंटेड रिकॉर्डिंग और वर्चुअल रिकॉर्डिंग, ये AR VR। जो आप लोग अभी फेसबुक, व्हाट्सएप में जो मीटा पढ़ते हो ना, तो ये वही मीटा है। तो यहाँ तक इसका और भी बहुत सारा चीज है, इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। जैसे जैसे इस चीज के बारे में आप लोगों का ज्ञान बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे आप लोग, UMT दंगल हो गया, AMT दंगल हो गया, चाइनीज मिरेकल यानी कि CM2 हो गया, या Z3X बॉक्स हो गया, अनलॉक टूल हो गया, या तुम्हारा अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर निकल गए हैं
तो उनमें ये सारा काम कैसे करते हैं, तो इसकी जानकारी लेने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है, आईएमईआई क्या है, एमईआईडी क्या है, आईओटी क्या है, एआर वीआर क्या है, तो इस तरह का अगर चीजें हम नॉलेज में नहीं होगा ना, तो बस तुक्केबाजी के हिसाब से यूट्यूब पर देख लिया, इसने ऐसे हमला किया, मैं भी गया वैसे ही हमला किया। यानी कि जैसे भैंसा होते हैं ना, एक अगर पानी के अंदर कूद गया तो सारे भैंसे पानी के अंदर कूद जाते हैं, तो उस तरह का हाल हम लोगों का भी बनेगा। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को जानने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी सारा मैंने आप लोगों को बताया ना, ये बेहद जरूरी होता है। जब इसके ऊपर आपका मास्टरी हो जाए ना, तो ये एम टी वेम टी अनलॉक ये कुछ नहीं है। ये ऐसे तुम्हें जैसे लगेगा कि हम बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जेनरेशन का और उनका फीचर्स मैंने दे दिया है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सब 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 कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो इसके आगे 2G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क का नाम और प्रोसेस इसको हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा अभी हम चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम वही मीडिया तक टूल को खोलते हैं, और यहाँ पर दिया गया उन सारे टैब्स को समझने का कोशिश करते हैं। खुल जाने दो इसको। ये खुल गया। खुल जाने के बाद इसकी वो सारे टैब्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कल इस तरफ में जितना सारा टैब था मैंने आप लोगों को बता दिया था, और आज मैंने बताया एंटी क्रैक इन्फो क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं वीवो डेमो न्यू। ये क्या होता है, जब भी हम वीवो फोन को फ्लैशिंग करते हैं, अगर डिजिटली साइंड फ्लैश फाइल नहीं होता है ना, तो फ्लैश करने के बाद मोबाइल के वीवो मोबाइल में एक ऑप्शन लिख के आ जाता है, वीवो डेमो मोड। तो इस तरह मोड जब आता है तो बहुत सारे एप्लीकेशन हमारा काम करना बंद कर देता है, काम करने का परमिशन नहीं मिलता है, कभी कभी इसके वजह से हमारा नेटवर्क भी गायब हो जाता है। तो अगर नया वीवो फोन है और आप लोगों से ये डेमो मोड आ गया है, तो सिंपल एक काम करो, यहाँ से मोबाइल को फ्लैश मोड में कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद सिंपल वन क्लिक करो, वीवो डेमो। जैसे जैसे ही करोगे, तो जिस वजह से ये डेमो क्रिएट हुआ होगा, उसको खत्म करके मोबाइल को दोबारा वो रियल लाइफ में ले आता है। उसी तरह उसमें उसके नीचे वीवो डीमो डेमो ओल्ड लिखा है। अगर पुराना मॉडल का फोन है, तो पुराना मॉडल में अगर डेमो मोड आ जाए तो वहां से इसको हम लिख से निकाल सकते हैं। और अगर आरपीएमबी का की हमें जनरेट करना है, तो आरपीएमबी का की हम जनरेट कर सकते हैं इस जनरेट की के माध्यम से। और ध्यान रखो, ये आरपीएमबी क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारा चीज जानने के लिए फिलहाल यहाँ बताना संभव नहीं है। आप लोग जब क्लास करोगे तभी इसके बारे में मैं तफसील से वहां पर आपको बताऊं। इसके बाद आता है एनविरम एक्सप्लोरर। कोई एनविरम हम बैकअप लेते हैं, बैकअप लेने के बाद उसके अंदर आईएमईआई, एमईआईडी ये सब कुछ है या नहीं है, उस फाइल को खोलने का एक जरिया है एनविरम एक्सप्लोरर। तो एनविरम एक्सप्लोरर के माध्यम से हम एनविरम फाइल को चेक कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट एक्टिव ए। सेट एक्टिव ए, जो आजकल के न्यू यूएफएस फोन आते हैं ना, उसमें ईएमएमसी की तरह बूट वन या बूट टू नहीं होता है, उसमें बूट ए एंड बूट बी होता है।
तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे फोन क्या होता है ना, फोन को चालू करो या तो वो रिकवरी मोड में जाकर स्टक हो जाता है, या तो तुम्हारा फास्ट बूट मोड में जाकर स्टक हो जाता है। तो इस टाइम क्या होता है, मोबाइल के अंदर जो बूट पार्टीशंस होते हैं, उन बूट पार्टीशन में अगर प्राइमरी बूट बदल के सेकेंडरी बूट हो गया, यानी कि तुम्हारा मोबाइल जब बूट करता है यानी कि चालू होता है, तो वो प्राइमरी बूट से फाइल के साथ कम्युनिकेट करके, प्रीलोडर हो गया मीडिया के लिए, प्रीलोडर के साथ कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करने के बाद ओपन होने का प्रोसेस को शुरू करता है। अगर गलती से आप लोगों का जो प्राइमरी बूट पार्टीशन बूट 1 होता है या बूट ए होता है, अगर गलती से किसी वजह से ये बूट बी में चला गया है, तब तुम्हारा फोन रिकवरी या फास्ट मोड में स्टक हो जाएगा। तो उस टाइम तुम्हें क्या करना है, मोबाइल को फ्लैश मोड में लगाना है और यहाँ सेट एक्टिव ए, बस इस बटन को एक बार अगर क्लिक करोगे, तो जो बूट प्राइमरी बूट पार्टीशन आपका बूट बी में चला गया रहेगा, वो वापस ए में आ जाएगा। और ए में जब आ जाएगा, तो जो फोन ऑटोमेटिक फास्ट बूट मोड और रिकवरी मोड में चला जाता है, वो आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से सेट हमारा नॉर्मली ऑन होना चालू करेगा। ये वो सेट एक्टिव है। कभी बी की भी जरूरत होता है, कुछ एसपीडी यूनी एसओसी फोन होता है जिसमें प्राइमरी बूट पार्टीशन बूट बी होता है, तो उसमें इसको क्लिक करके हम बूट बी में भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग सर्विस टैब में यहाँ पर जितने भी टैब्स थे, मैंने सारे बारे में तुम लोगों को जानकारी दे दी है। तो इसके बाद जो अगला पैरामीटर्स होता है वो पार्टीशन मैनेजर होता है। और पार्टीशन मैनेजर में एक खास चीज क्या होता है ना, मोबाइल को हम कनेक्ट करने के बाद प्रोग्रामिंग के लिए जो बूट पार्टीशन होता है, सिक्योरिटी होता है, एच डी सी एच डी होता है, बूट कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है, तो इनकी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर एक बार हम फ्लैश मोड में लगा के यहाँ पर फोन को बूट कर देंगे, तो एक बूट के अंदर जो पार्टीशंस होते हैं, फ्लैश फाइल नहीं, डम्प फाइल पार्टीशंस होते हैं, तो वो पार्टीशन सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर शो हो गया तो यहाँ से हम स्कैटर फाइल को भी रीड कर सकते हैं, रॉ फाइल को भी राइट कर सकते हैं, कोई फाइल को हमें इरेज अगर करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ से हम किसी मोबाइल के लिए फ्लैश फाइल बना सकते हैं। मान के चलो हमारे पास एक मोबाइल आया है और उस मोबाइल का फ्लैश फाइल मार्केट में मिलता नहीं, तो यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, मोबाइल को बूट करेंगे, बूट करके उसका फ्लैश फाइल को रीड करके रख सकते हैं। वही एक फ्लैश फाइल हमारे 100 से भी ज्यादा फोन में काम करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। और कौन से पार्टीशन में क्या क्या होता है, जैसे अगर हम एम आई अकाउंट की बात करें, तो वो एम आई एस सी के अंदर होता है। अगर यहाँ पर हम राइट क्लिक करके एम आई एस सी फाइल को फॉर्मेट कर देते हैं, तो एम आई अकाउंट जो है वो हट जाता है। तो इस चीज का भी यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। किसी और वीडियो में मैं ये सारा चीज तुम्हें करके दिखा, ऐसे बोल के मैं आज चला जाता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई सेट नहीं है। अगर कोई सेट होता तो मैं 100% यहाँ पर तुम्हें करके दिखाता हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं लाइव इस चीज को आप लोगों को करके दिखाऊंगा। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में अगर यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक बार फोन को हम बूट कराने के बाद, यानी कि इस सेक्टर में अगर हमने बूट फोन को कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ से बूट 1, बूट 2,
यूजर डाटा, यानी कि डंप फाइल भी हम यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से रीड करके हम डंप फाइल भी बना सकते हैं, और डंप फाइल के माध्यम से हम किसी मोबाइल को प्रोग्राम, रीप्रोग्राम, या ईएमएमसी हेल्थ रिपेयर या ईएमएमसी चेंज का काम इन फाइल के मदद से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर किसी मोबाइल में माइक्रोन या एसके हाइनेक्स या ट्रांसटेन या संदेश इस तरह का अगर ईएमएमसी लगा है, तो उस टाइम उस फोन का ईएमएमसी को अगर हम चीप अप करते हैं, तो चीप अप करते वक्त हमारा ईएमएमसी खराब हो जाता है। तो खराब होने पर इसके अंदर जो सिक्योरिटी फाइल होता है वो हमको मिलता नहीं है, जिसको वजह से हमें काफी परेशानी झेलना पड़ता है। हालांकि सेट बनेगा, किसी भी हाल में सेट बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए बेटर है कोई भी मोबाइल को अगर हम इस तरह का काम करेंगे जो मैंने बताया, तो उससे पहले जब फोन जिंदा है, आईसी जब हमने उतारा नहीं है, तो फोन को सिंपल यहाँ से कनेक्ट हम करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद इस पार्टीशन फाइल को हम रीड कर लेंगे, जो कि इन फ्यूचर हमारा काम आएगा। और यहाँ पर आगा आते हैं, इसके नीचे में आते हैं, यहाँ पर एक स्टोरेज का ऑप्शन दे रखा है, फॉर्मेट ऑल, यानी कि पूरी तरह से अगर हमें ईएमएमसी या यूएफएस को खाली करना है तो फॉर्मेट ऑल पे लगाओ और एग्जीक्यूट करो। और अगर फॉर्मेट ऑल एक्सेप्ट फ्री लोडर, यानी कि प्री लोडर में पहले भी बता चुका हूँ, प्री लोडर जो होता है मीडिया टेक फोन का ताला होता है, एंट्रेंस होता है, वो द्वार होता है जहां से हमें इसके अंदर जाने की परमिशन मिलता है। और किसी मीडिया टेक फोन का अगर फ्री लोडर फाइल करप्ट हो जाए, तो वो फोन कभी भी पावरिंग ऑन नहीं होगा, और उस टाइम जब मोबाइल को तुम कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, तो पोर्ट पकड़ेगा छोड़ेगा, पोर्ट पकड़ेगा छोड़ेगा, इस तरह का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जेसन टू सुपर इमेज, यानी कि कोई रॉ फाइल से अगर हमें इमेज फाइल बनाना है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। और जैसे कि उसका नीचे का जो पोर्ट है, एक्सट्रैक्ट एमटी के ओ एफ पी फार्मवेयर, यानी कि ओ एफ पी फार्मवेयर का एक एक्सटेंशन होता है, यानी कि मीडियाटेक का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, जो रियल फाइल एक्सटेंशन होता है, वो रियल फाइल एक्सटेंशन तुम्हारा एमटी के स्कैटर फाइल होता है। लेकिन ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वन प्लस हो गया, तो इस तरह का जो फोन होते हैं ना, इनका जो फ्लैशिंग फाइल होता है या फार्मवेयर फाइल होता है या स्टक रोम होता है या कस्टम रोम होता है या ओटीए रोम होता है, इस तरह का जो रोम होता है, इसके अंदर तुम्हारा एमटी के स्कैटर एक्सटेंशन नहीं होता है। इसके अंदर ओ एफ नाम का एक्सटेंशन होता है। तो ओ फाइल अगर है, तो इसमें तो ऑप्शन है, हम फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग टूल में ये ऑप्शन नहीं होता है, स्कैटर के अलावा कोई दूसरा चीज को हम फ्लैश कर सकते हैं। तो सिंपल इस टैब के माध्यम से हम कोई भी कोई फाइल को डायरेक्ट मीडिया टेक स्कैटर फाइल में तब्दील कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा यूएमटी डोंगल का मीडिया टेक टैब के अंदर इतना सारा फंक्शन। कल की क्लास में हम लोग क्वालकॉम चिपसेट के लिए जो क्यूसी फायर का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को ओपन करेंगे, और उसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस होता है। उन ऑप्शंस क्या काम करते हैं, कब हमें उसे इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, इसकी जानकारी हम
कल के क्लास में हासिल करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बॉक्स भी लेके आया था। और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को डिजिटल बॉक्स के ऊपर कुछ लेसन बना दूं, ताकि जो हवा चल रहा है कि डिजिटल बहुत टफ है, उसमें काम करना भारी मुश्किल है, तो उन मुश्किलों को खत्म करते हैं। और ये डिजिटल बॉक्स कैसे काम करता है इसकी जानकारी लेंगे इवेंट खत्म होने के बाद। और अगर यूएफआई बॉक्स के बारे में तुम्हें जानकारी हासिल करना है तो यूएफआई का लगभग लगभग सारा वीडियो मेरे चैनल में है। तो यहाँ मेंबरशिप में ज्वाइन करो लेवल के हिसाब से, और यूएफआई बॉक्स की पूरी जानकारी तुम ले सकते हो। इसके बाद मैं विशेषता के ऊपर बनाऊंगा, उसके बाद F64 के ऊपर बनाऊंगा। लेकिन यहाँ मैं खुले दिल से ये कहता हूँ, सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है। जितने में आप लोगों का काम चल जाएगा उतना ही बना के मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगा। अगर डीप लेवल में आप लोगों को अगर सामने होगा तो क्लास को आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप लोग ये मत समझना मैं क्लास के लिए ये वीडियो बना कर डालता हूँ, ऐसा कोई मतलब मेरा नहीं है। हाँ, मैं क्लास करता हूँ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तो आप लोग उससे मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका भी मदद हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट आने पर कुछ पैसा मिलेगा, मेरा भी मदद हो जाएगा। और जहां मैं बढ़िया रहूंगा वैसी तरह का एक तो वैल्यूएबल वीडियो हर वक्त मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहूंगा, जो कि आप लोगों के साथ साथ उन चुनिंदा बच्चों का भी मदद हो जाए। और अंत में इतना कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब ना करो चलेगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाने का मतलब नहीं है। लाइक मत करो ये भी चलेगा, कमेंट मत करो ये भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपका एक शेयर जो होता है ना, वो शेयर कई बच्चों की जिंदगी को सुधार देगा। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना है। और कल यूएमटी का सीक्रेट्स के ऊपर तीसरा वीडियो बनने जा रहा है। तब तक शुभ रात्रि। जब आप लोग क्लास कर लोगे ना, तो किस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, सभी जातियों में ये मान्य है। थैंक यू।